Hello students, in this lecture we start integration and this is the first lecture of integration lecture series. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन क्या है और इसको कैसे यूज किया जाता है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. ओके, तो ये समझने के लिए कि इंटीग्रेशन क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपके सामने ये फिगर है, फिगर 1, इस फिगर में जो एरिया आर है इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं. अनफॉर्चुनेटली ये कोई आपकी रेगुलर फिगर नहीं है. रेगुलर फिगर मतलब ना तो ये एक सर्किल है जिसका फॉर्मूला मुझे पता है कैसे हम एरिया फाइंड आउट करते हैं सर्किल का, ना ये रेक्टेंगल है ना ये ट्रायंगल है. तो ये एक आपकी रेगुलर फिगर नहीं है, ये आपकी एक नेचुरल फिगर नहीं है. तो इस तरह की फिगर का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो इस तरह के फिगर के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस फिगर को हम कवर करते हैं दो रेक्टेंगल से. जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम में आपको दिखाया है कि सपोज मैं दो रेक्टेंगल आपके कंसिडर करता हूँ जो आपके सामने फिगर में है इस तरह से, और जिसमें मैंने क्या किया, जो लेफ्ट साइड का जो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करी रेक्टेंगल की साइड ने, उसको मैंने कंटिन्यू किया और इधर से यानी कि लेफ्ट टू राइट मैं मूव कर रहा हूँ. ओके, लेफ्ट टू राइट, और मैं ये एरिया ले रहा हूँ. अगर मैं यहाँ पे इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए सिर्फ दो रेक्टेंगल लिए हैं, नाउ यू कैन सी कि जो रेक्टेंगल की हाइट है आपकी, रेक्टेंगल 1 आपके पास यहाँ पे है, रेक्टेंगल 1. अगर मैं इसको रेक्टेंगल 1 बोलता हूँ और इसको रेक्टेंगल 2 बोलता हूँ, तो रेक्टेंगल 1 की जो हाइट है वो आपकी 1 यूनिट है और जो आपकी इसकी विड्थ है वो है आपकी 0.5 यूनिट. ओके, सो जो एरिया है आपका रेक्टेंगल 1 का एरिया, सपोज इसको मैं बोलता हूँ A1, रेक्टेंगल 1 का एरिया, दैट इज हाइट इंटू विड्थ 1 इंटू 0.5, इट इज इक्वल टू 0.5. नाउ सिमिलरली फॉर रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 2 के लिए जो आपकी हाइट है, दिस हाइट इज 3/4 एंड जो विथ है, विथ वो इक्वल ही ली है मैंने. जो आपकी विथ है इन रेक्टेंगल्स की वो मैंने इक्वल ली है और वो ली है मैंने 0.5 दिस रेक्टेंगल एंड 0.5 फॉर दिस रेक्टेंगल. ओके, सो जो विथ है इसकी वो भी 0.5 है और हाइट है. ये जो रेक्टेंगल है ये डिफाइन है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, तो अगर मैं आपका यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ 0.5, तो मेरे पास ये वैल्यूज आती है जो इसकी हाइट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे आपका y इजक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर से आपका ये कर्व जो है वो डिफाइन है, तो मैं अगर वैल्यू निकालता हूँ y एट x इज इक्वल टू 0.5, इट इज बिकम 1 माइनस 0.5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 बेसिकली, एंड इट इज 3/4. तो जिसकी हाइट है वो 3/4 है और जो विथ है, विथ तो मैंने बताया इक्वल है आपकी 0.5. तो जो एरिया है आपका इस सेकेंड रेक्टेंगल का वो हो जाएगा आपका 3/4 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 3/8, और यू कैन से दिस इज इक्वल टू अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं आपका, तो ये 3/8 वैल्यू आपकी आएगी 3 डिवाइडेड बाई 8, 3.75. सो जो टोटल एरिया है आपका जो इन दोनों रेक्टेंगल ने कवर किया है, जो एरिया मैंने मान लिया A अपर, दिस एरिया इज A1 प्लस A2. ओके, तो ये हो गया आपका 0.5 प्लस 0.375. अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये आ गया 0.5 प्लस 0.375 which is equal to 0.875 स्क्वायर यूनिट. ओके, इसको मैंने एरिया अपर क्यों बोला, बिकॉज जब मैंने ये आपके रेक्टेंगल कंसिडर किए, ठीक है, तो मैंने आपकी जो मैक्सिमम हाइट है उसको कंसिडर किया, और ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन, ये बेसिकली आपके जो रिक्वायर्ड एरिया है उसके से एक्स्ट्रा है. आपका रिक्वायर्ड एरिया तो ये है आपका, ये उससे एक्स्ट्रा है. ओके, तो बेसिकली इसको अपर मीन्स ये अपर लिमिट है इस एरिया की. यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको एस्टिमेट कर रहा हूँ कि आपका जो ये एरिया आर है एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है. तो एस्टिमेटेड वैल्यू के लिए मैंने आपके दो रेक्टेंगल कंसिडर किए और इन दो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट किया. तो बेसिकली ये आर की जो वैल्यू है ये इसकी अपर लिमिट है, आर जो रिक्वायर्ड एरिया है उसकी अपर लिमिट है. ओके,
तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ये एरिया आर है इट इज़ ऑलवेज लेस देन 0.875, ये इसकी अपर लिमिट है। तो यहाँ पे मैं इसकी जो रेंज निकालूंगा कि लोअर लिमिट क्या होगी और अपर लिमिट क्या होगी, ठीक है। और इस रेंज को मैं जितना मिनिमाइज करता जाऊंगा, जितना ये रेंज छोटी होगी उतना ही हमारा एक्यूरेट रिजल्ट सामने आएगा, एक्यूरेट एरिया मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा, ये जो आपका शेडेड एरिया है। ओके, तो बेसिकली अब मैंने क्या किया कि इसी एरिया को 4 रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया। अब मैंने 2 के बजाय, जैसे मैंने यहाँ पे 2 रेक्टेंगल लिए थे, यहाँ पे मैंने इसको 4 रेक्टेंगल से डिवाइड कर दिया। और रेक्टेंगल मैंने उसी कंसिडर में लिया कि लेफ्ट टू राइट है, जो मैक्सिमम हाइट गेन करी रेक्टेंगल ने मैंने वो लिया है। अब मेरे पास यहाँ पे 4 रेक्टेंगल है। सपोज दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज हाइट, दिस इज विड्थ एंड दिस इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि फर्स्ट रेक्टेंगल है, ये सेकंड रेक्टेंगल है, ये थर्ड रेक्टेंगल है आपका, और ये आपका फोर्थ रेक्टेंगल है, तो फर्स्ट रेक्टेंगल का आपका जो एरिया है, हाइट है, वो है आपकी 1। और मैंने यहाँ पे जो विथ ली है आपकी, हर रेक्टेंगल की विथ इक्वल है, और वो विथ इक्वल है 1/4 के। सो 1/4, इसकी विथ भी 1/4 है, इसकी चौड़ाई भी 1/4 है, और ये आपका इसकी चौड़ाई भी 1/4 है रेक्टेंगल की, ठीक है। इनकी हाइट अलग अलग है। और हाइट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं इस फंक्शन, जो आपका ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ की फंक्शन से। फंक्शन क्या है? y = 1 - x²। ओके, तो अगर मैं h की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू 1 रखता हूँ, तो मेरी विथ आपको, मुझे पता है मैंने इक्वल लिए, यूनिफॉर्म लिया 1/4, तो एरिया हो जाएगा आपका 1 × 1/4। जो रेक्टेंगल 1 है इसका एरिया होगा 1 × 1/4। सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया आपका क्या होगा? सेकेंड रेक्टेंगल के लिए हाइट क्या होगी आपकी? यू कैन कैलकुलेट। सेकेंड रेक्टेंगल की हाइट होगी 15/16 एंड विथ इसकी भी होगी 1/4, तो इसके लिए एरिया होगा 15/16 क्रॉस 1/4। अब ये 15/16 कैसे आया, ये चेक करने के लिए आप क्या कैलकुलेट करें। देखिए, आपको दिया गया y = 1 - x², ये आपकी इस ग्राफ की फंक्शन है। तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पे ये हाइट क्या अटेंड करी इन्होंने, सेकेंड रेक्टेंगल की हाइट क्या है, तो इसमें ये हाइट किस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ? 0.25 पे। तो मैं y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, x = 0.25। तो ये वैल्यू आपकी आएगी, मीन्स 1 - 0.25 मीन्स 1/4², विच इज इक्वल टू 15/16। सो दिस इज 15/16 एंड विथ आपकी 1/4 है। सिमिलरली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि थर्ड जो रेक्टेंगल है मेरा, थर्ड रेक्टेंगल के लिए मेरी हाइट कितनी आएगी? हाइट आएगी इसकी, अगेन इसकी हाइट आएगी आपकी, कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम कहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं? 0.5 पे। 0.5 पे मैंने पहले चेक किया, ये 3/4 होगी, और विथ तो आपकी सेम है 1/4। तो थर्ड रेक्टेंगल का एरिया होगा 3/4 × 1/4। सिमिलरली फोर्थ रेक्टेंगल के लिए एरिया आपकी हाइट क्या होगी? फोर्थ रेक्टेंगल के लिए हाइट होगी आपकी, ये होगी 7/16, और विथ अभी आपकी 1/4 है, तो ये एरिया आपका आ जाएगा 7/16 × 1/4। ओके, सो अगर मेरे को रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, ये आर क्या हो सकता है, अपर लिमिट क्या हो सकता है इस आर की, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा पोर्शन ले रहा हूँ। अगेन वही जो कॉन्सेप्ट अभी हमने लास्ट फिगर में देखा था कि यहाँ पे मैं ये एरिया जो कंसिडर कर रहा हूँ वो एक्स्ट्रा एरिया है जो इस आर से आउटसाइड में है, वो भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे इन एरिया निकालता हूँ तो मैं रिक्वायर्ड एरिया में अगर बोलूँगा तो आर की अपर लिमिट क्या हो जाएगी? आपकी आर की अपर लिमिट हो जाएगी A1 + A2 + A3 + A4। तो बेसिकली इन चारों रेक्टेंगल के एरिया को अगर मैं सम करता हूं तो वो अपर लिमिट हो जाएगी इस रिक्वायर्ड एरिया आर की। तो ये वैल्यूज होगी आपकी 1/4 प्लस, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये आपका आ जाएगा 15/64 प्लस, इसको मैं कैलकुलेट करूं तो ये आएगा 3/16 एंड प्लस 7/64। नाउ यू कैन टेक द LCM here, 64 and this become it is 16 plus 15 plus 12 and plus 7. So this is equal to 15, 31 and 2, 33, 43, 7, 50. 50/64, and this value is 50/64 is 50 divided by 64,
दिस इज इक्वल टू 0.78125। तो बेसिकली जो आपकी जो आर की अपर सम आया है, अपर सम एस्टिमेशन आया है, दैट इज अपर सम एस्टिमेशन में इसको लिख लेता हूं, दिस इज 0.78125। ओके, ये मैंने अपर लिमिट निकाली, अपर सम बोलते हैं इसको, बोलते हैं अपर सम एस्टिमेशन। ओके, अब मैं इसी एरिया को डिवाइड करता हूं, इसी एरिया को रिप्रेजेंट करता हूं 4 रेक्टेंगल से, लेकिन रेक्टेंगल अब मैं बनाऊंगा इनसाइड द एरिया। अब मैं इसको बाहर नहीं लेके जाऊंगा, मींस आपके अब मैं राइट साइड की वैल्यू कंसीडर करूंगा, जैसा कि इस फिगर में है। आप देखिएगा नेक्स्ट फिगर में, यहां पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट साइड में आप यहाँ पे मैंने क्या लिया है, जो एरिया मैंने रेक्टेंगल बनाया है, और रेक्टेंगल मैंने इस फिगर के इनसाइड बनाए हैं, और जो राइट साइड की वैल्यू, अभी मैं लेफ्ट साइड की वैल्यू ले रहा था अभी लास्ट फिगर में, बट यहाँ पे मैं राइट साइड की जो वैल्यूज हैं इनको कंसिडर कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं लोअर सम एस्टिमेशन, एस्टिमेशन ऑफ लोअर सम। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वैल्यू इन चारों रेक्टेंगल की अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूँगा, ये रेक्टेंगल 1 है, ये रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3 and rectangle 4, you can say fourth rectangle is almost have 0 height। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इन चारों रेक्टेंगल के एरिया को सम करता हूँ, ये आपके जो रिक्वायर्ड एरिया है आर, उससे कम होगा, क्योंकि ये एरिया मैं इसमें यहाँ पे स्किप कर गया, ये एरिया मैंने इंक्लूड ही नहीं किया। ओके, तो यहाँ पे मैं इस लोअर लिमिट कैलकुलेट कर लूँगा, लोअर लिमिट इससे कम नहीं हो सकता आपका रिक्वायर्ड एरिया। तो यहाँ पे अगर मैं फिर अगर वही इसी तरह से बात करूँ कि रेक्टेंगल हाइट एंड देयर विड्थ एंड द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट रेक्टेंगल की मैं बात करूँ तो फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए आपका हाइट क्या है, हाइट है 1, एंड विथ मैंने अगेन वही सिमिलर विथ रखी है, एक यूनिफॉर्म विथ है 1/4 एंड 1/4, विथ आपकी 1/4 1/4 एंड 1/4 ही है, ये भी आपकी 1/4 है, बट हाइट क्या है, ये हाइट 0 है। तो अगर फर्स्ट रेक्टेंगल की बात करूँ तो हाइट 1 है, विथ आपकी 1/4 है, और ये एरिया हो जाएगा 1 × 1/4। सिमिलरली सेकेंड रेक्टेंगल का कंसिडर करें तो सेकेंड रेक्टेंगल के लिए आपकी नाउ यू कैन सी हाइट क्या है आपकी, जो ये वैल्यू होगी फर्स्ट x देन y, हाइट इज अगेन यहाँ पे मैंने कहाँ पे कैलकुलेट किया, ये है, ये 15/16 होगा, और विथ इज 1/4 एंड एरिया इज 15/16 क्रॉस 1/4। ओके स्टूडेंट, नाउ थर्ड, अगर मैं थर्ड रेक्टेंगल के एरिया की बात करूं तो इसके लिए हाइट क्या होगी, थर्ड रेक्टेंगल के लिए, थर्ड रेक्टेंगल के लिए हाइट होगी आपकी 7/16, ओके, एंड जो विथ होगी वो तो 1/4 है, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 7/16 क्रॉस 1/4। एंड जो फोर्थ आपका रेक्टेंगल है उसके लिए विथ तो 1/4 होगी, बट हाइट 0 है, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है एरिया में वो 0 होगा, 0 क्रॉस 1/4 मीन्स 0। सो अब जो मैंने आपका आर रिक्वायर्ड एरिया, आपका उसका जो लोअर लिमिट, लोअर सम एस्टिमेशन कैलकुलेट किया है, वो आपका है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, मीन्स फोर्थ रेक्टेंगल का एरिया जो कंट्रीब्यूशन है। तो फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया है आपका 1/4 प्लस सेकेंड इज 15/64 प्लस थर्ड रेक्टेंगल का एरिया होगा 7/64 एंड प्लस 0। नाउ टेक 64 एज LCM, दिस इज बिकम 16 प्लस 15 प्लस 7 एंड दिस वैल्यू इज 31 प्लस 7 38/64, okay, and this value is 38/64. We can calculate 38 divided by 64, and this is equal to 0.59375. Now what you can see that यहाँ पे मेरे पास दो लिमिट आ गई हैं, एक लिमिट R अपर सम है, एक लिमिट आपकी R लोअर सम है, इसके बीच में ही आपका एरिया लाई करेगा। एज वी कैन कैलकुलेट अपर सम आपका क्या था, अपर सम की वैल्यू आप देख सकते हैं, अपर सम की वैल्यू थी 0.78125 एंड लोअर सम आपका क्या था, लोअर सम की लिमिट अभी कैलकुलेट करी 0.59375। सो मैंने एग्जैक्ट एरिया कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन एक
एस्टिमेशन ले लिया, एक अप्रोक्सीमेशन लिमिट ले ली कि जो आपका रिक्वायर्ड एरिया है उसकी लिमिट ये होगी। मीन्स आपका ये इसकी लोअर लिमिट है और ये इसकी अपर लिमिट है। सॉरी, इट इज रिवर्स, यस, ऐसे ये आपकी अगर मैं बात करूं, ये आपकी अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट है। मैंने रिवर्स साइन लगा दिया आपका, इस आपका ये लिमिट है, ठीक है। ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। जो रिक्वायर्ड एरिया है आर, उसकी वैल्यू 0.78125 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0.59375 से कम नहीं हो सकती। यहाँ पे एरर इंट्रोड्यूस है बेसिकली, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट करी एरिया की, बट एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कैलकुलेट करी है। तो अगर यहाँ पे एरर देखा जाए तो आपकी एरर क्या होगी, इसको कैलकुलेट करने में एरर होगी जो अपर सम आया आर, जो अपर सम आपका अप्रोक्सीमेशन आया एंड माइनस लोअर सम अप्रोक्सीमेशन। तो यू कैन सी दैट कि 0.78125 माइनस 0.59375। तो ये जो आप एरर रिजल्ट में इंट्रोड्यूस होगी वो एरर होगी आपकी 0.78125 डिवाइड माइनस 0.59375 और ये एरर होगी आपकी 0.1875। सो नाउ यू कैन सी आपके पास ये एरर मीन्स आपका जो रिजल्ट आया है उसमें इतना एरर इंट्रोड्यूस होगी, इतना एरर होगा। इस एरर को भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम एरिया को, जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया, इसी एरिया को 2 रेक्टेंगल में डिवाइड किया था, 2 रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कवर किया था। फिर मैंने इस एरिया को 4 रेक्टेंगल से कवर किया, ठीक है। ये आपका अपर सम अप्रोक्सीमेशन से किया और यहाँ पे लोअर सम अप्रोक्सीमेशन से किया, ठीक है, जिससे मैंने अपर लिमिट एरिया की और लोअर लिमिट कैलकुलेट करी। अब इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी कि और कम हो सकती है एरर, मैं और एक्यूरेट एस्टिमेशन कर सकता हूं इस एरिया का अगर मैं रिक्वायर्ड एरिया को जितने ज़्यादा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करूंगा उतना ही ज़्यादा मेरे पास एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए, सपोज करिए कि मैंने आपका ये बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल लिए, मैंने यहाँ पे लोअर सम एस्टिमेशन लिया। लोअर सम एस्टिमेशन क्यों? क्योंकि मैंने इस पूरा जो आपका रिक्वायर्ड एरिया उसके अंदर ही रेक्टेंगल से उसको डिवाइड किया, अपर नहीं गया, मैं अपर एस्टिमेशन नहीं गया। ओके, तो ये सपोज करें कि मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, वी हैव अ फंक्शन एफ एक्स लाइक दिस, y is equal to 1 minus x square. We have a function fx in a interval a comma b, in a closed interval a comma b, over which the function is defined, and now we divide this complete region, complete area in by n sub intervals. अब मैंने यहाँ पे क्या किया, n रेक्टेंगल से इसको डिवाइड कर दिया, n सब इंटरवल्स मैंने बना लिए। जैसे कि C1 आपका फर्स्ट इंटरवल है, ये C2 सेकेंड इंटरवल टाइम इंटरवल, C3 है थर्ड वैल्यू इंटरवल है, ये C4 आपका फोर्थ इंटरवल है, C5, इस तरीके से मैंने इसको Cn n इंटरवल में डिवाइड कर दिया, ठीक है, सब इंटरवल्स में। अब आपकी विड्थ क्या होगी एक रेक्टेंगल की, जो विड्थ होगी आपकी रेक्टेंगल, सपोज डेल्टा एक्स, इट इज ए और बी, ये मैक्स आपकी इंटरवल की बाउंड्रीज है, तो इस बाउंड्री के अंदर होगी, तो ये होगी b माइनस ए अपर वैल्यू ऑफ द इंटरवल माइनस लोअर वैल्यू ऑफ द इंटरवल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, जितना मैंने सब इंटरवल्स में इसको डिवाइड किया है। तो यहाँ पे मैंने n सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है इस कंप्लीट एरिया को, तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल बना है n रेक्टेंगल्स हैं, उन दे आर हैव यूनिफॉर्म विड्थ, और वो वैल्यू होगी b माइनस ए अपॉन n। ओके, सो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं FC1, आपके पास C1 C2, पहला सब इंटरवल C1 है, सेकंड सब इंटरवल C2 है, एंड सो ऑन, थर्ड इंटरवल C3, और इस तरीके से आपके पास Cn तक सब इंटरवल एंड सब इंटरवल है। तो अब हम हर इंटरवल पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वो वैल्यू होगी FC1, FC2 सेकेंड इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू, FC3 थर्ड इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू, एंड सो ऑन आप कैलकुलेट करते हैं Cn में आपके nth सैंपल में nth सब इंटरवल में आपकी क्या वैल्यू होगी फंक्शन की। अब इस तरीके से अगर मैं
आपके पास ये n रेक्टेंगल है, तो हर रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं? हर रेक्टेंगल का एरिया होगा उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल, उस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू, उस पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू एंड विथ ऑफ द फंक्शन डेल्टा एक्स। तो अगर मैं इसको कंप्लीट सारे n रेक्टेंगल के रिजल्ट को ऐड करूं तो मेरे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा। मीन्स फंक्शन की वैल्यू इन द फर्स्ट इंटरवल इनटू विथ, फंक्शन की वैल्यू इन द सेकंड इंटरवल इनटू विथ, फंक्शन की वैल्यू इन थर्ड इंटरवल इनटू विथ ऑफ द रेक्टेंगल अप टू n. So we can represent this as this required area are may be less than may be greater than, क्योंकि मैंने लोअर सम लिया, may be greater than or equal to summation I is equal to 1 to n FCI into delta x. Now we can see, यहाँ पे हम इस चीज को ऑब्जर्व कर दें कि अगर मैं n की, मैंने अभी बताया कि जितने ज्यादा मैं रेक्टेंगल से इस एरिया को सब डिवीजन लूंगा, जितने ज्यादा सब इंटरवल्स में कंसिडर करूंगा, उतना ही मेरा रिजल्ट एक्यूरेट होगा। तो सपोज करिए एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लेते हैं कि इफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट, मींस मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स कंसिडर किए, तो एज यू नो कि डेल्टा एक्स डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ n b माइनस a अपॉन n। इफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यानी कि आपके हर जो रेक्टेंगल में है उसकी विथ, हर सब इंटरवल की जो विथ होगी वो ऑलमोस्ट 0 होगी। तो इस सिचुएशन को हम कैसे लिख सकते हैं? इस सिचुएशन को हम लिख सकते हैं कि r इक्वल टू इन द लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ओके, समेशन I is equal to 1 to infinite up to infinite and FCI into delta x. ओके, दिस यही सिचुएशन है आपकी जिसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। कैसे? कि r इज इक्वल टू, अभी आप इस सिंबल के बारे में सोचिए, ये सिंबल आपका इंटीग्रेशन का सिंबल है, अभी मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। नाउ वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, क्योंकि मेरी जो लिमिट है वो a से b तक मैं इसको एरिया को कैलकुलेट करूं, तो a टू b f x dx, and this is called the integration of a function fx with respect to x, okay, from a to b. This is called upper limit of integration and this is called the lower limit of integration. ओके, तो यहां पे मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि आपका इंटीग्रेशन क्या है और क्या एप्लीकेशन है। यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन बताया कि कैसे हम एक आपकी जो वेल नोन फिगर नहीं है उसके एरिया को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो और उसमें मैंने बताया कि लोअर सम कॉन्सेप्ट अप्रोक्सीमेशन और अपर सम अप्रोक्सीमेशन से को यूज करके मैंने क्या किया कि आपके एरिया, रिक्वायर्ड एरिया था, उसकी रेंज फाइंड आउट करी कि ये मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है इसके ही और इस वैल्यू के ही, मिनिमम वैल्यू ये है, इन दोनों के वैल्यू के ही अंदर आपका एरिया लाई करेगा। अब जो मेरे को कॉन्सेप्ट अप्लाई करना वो ये कि वो जो एरिया है, जो रीजन है जिस मैक्सिमम लिमिट टू लोअर लिमिट, उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए। तो जितने ज़्यादा रेक्टेंगल से मैं डिवाइड करूँगा, जितने ज़्यादा सब इंटरवल लूँगा, उतना ही आपका एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। और धीरे करते 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 मैंने इतने छोटे छोटे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल कंसिडर किए जिससे कि आपकी हर रेक्टेंगल की विड्थ क्या हो गई, ऑलमोस्ट 0, और उनको कलेक्ट किया, इंटीग्रेट किया। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इंटीग्रेशन। ओके, सो बेसिकली इंटीग्रेशन को बोला जाता है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ, अगर मैं यहां पे बात करूं, सपोज हम बोलते हैं कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। मींस अगर मैं इसको एक नॉर्मल एक एनालॉजी के साथ देखूं, तो सपोज आपके सामने यहाँ पे एक पिक्चर आई है, फिगर आई है, इसको देखिए। यहाँ पे आपके पास ये टेबल को बनाने के पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स में, ये इंडिविजुअल पार्ट्स हैं। जब मैंने इनको इंटीग्रेट किया, कलेक्ट किया, तो मेरे पास टेबल बनी। ये मैं एनालॉजी बता रहा हूँ। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, जब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हम उसको ब्रेक करते हैं। अलग अलग मेरे पास पीसीस होते हैं, एक तरीके से समझिए इसको, पीसीस होते हैं अलग अलग। और जब अगर उन पीसीस को मैं कलेक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास जो आता है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ओके, तो अलग अलग पीसेस इस टेबल के, यहाँ पे आप देख सकते हैं
और कलेक्ट कर, ये आपका डिफरेंशिएशन है और ये आपका इंटीग्रेशन का अनलॉगी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये डिफरेंशिएशन है, जस्ट अनलॉगी समझने के लिए कि अलग अलग पीसेस में जब हम ब्रेक करते हैं चीजों को, ब्रेक करना इज डिफरेंशिएशन और कलेक्ट करना इंटीग्रेशन। इसीलिए बोलते हैं कि द इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, बाय द डिफरेंशिएशन वी फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ अ गिवन फंक्शन and by integration we find the function corresponding to the differential. This function is called the integral of the differential. Okay, ये differential है, differential को integrate किया तो this is the integration of the differential. Okay, इसको मैं break करता हूं तो मेरे पास differentiation आ जाएगा, differential function आ जाएगा। differential function को integrate करता हूं तो मेरे पास integral function आ जाएगा। Okay, सो इसीलिए कहा जाता है कि डिफरेंशिएशन जो है और इंटीग्रेशन जो है तो एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशन है। सो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि व्हाट इज इंटीग्रेशन एंड, और इसका एक सिंपल सा एप्लीकेशन बताया कि हाउ कैन फाइंड द एरिया ऑफ अब्रप्ट फिगर विच इज नॉट अ वेल नोन फिगर, उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं इंटीग्रल आपके दो टाइप के होते हैं, इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं आपके, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड सेकंड वन इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, तो जो अभी मैंने बात की, तो जिसको मैंने डिस्कस किया था, वो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है। इसमें मेरे पास एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में वी फाइंड अ फंक्शन, मेरे पास एक फंक्शन आता है। ओके, तो वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट इंटीग्रेशन की लेक्चर सीरीज में। बट अब हम लेते हैं सबसे पहले इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। इन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, मैंने ये सिंबल यूज किया था, तो मैं बता देता हूं, इस सिंबल्स को बोलते हैं इंटीग्रल सिग्नल। ठीक है, ये क्या है, इंटीग्रल का सिग्नल है। यहां पे मैं लिखता हूं फंक्शन और dx। व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस? दिस इज द फंक्शन जिसको मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रांड। ओके, और यहां पे जो ये वेरिएबल लिखा हुआ है इसके रेस्पेक्ट में x इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, बेसिकली इसको कॉल क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे हम डिफरेंशिएशन के लिए यूज करते हैं ना d/dx, इसको क्या बोलते हैं, एंड दिस इज द फंक्शन fx, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन fx विद रेस्पेक्ट टू x। सिमिलरली इस कंप्लीट सेटअप को बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ fx with respect to dx, where fx is integrand, x is the variable of integration, and this is the sign of integral. Okay students, now let's start. अभी हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा कि आपका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशियल। ओके, सो इसी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये इंडिकेट क्या कर रहा है, इस पे हम और दोबारा प्रकाश डालते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि सपोज करिए, ये स्टेटमेंट बोलता है कि सपोज मेरे पास एक फंक्शन है कैपिटल fx, जिसके इसके डिफरेंशिएशन को मैं जानता हूं, मीन्स आई नो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, मीन्स d of dx ऑफ दिस fx इज, आई नो वेरी वेल दैट इज fx। तो ये स्टेटमेंट बोलता है कि अगर मैं स्मॉल fx का इंटीग्रेशन करता हूं विद रेस्पेक्ट टू x, देन वी गेट दिस कंप्लीट फंक्शन fx अगेन। ये स्टेटमेंट सिर्फ ये बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है कैपिटल fx, जिसके डिफरेंशिएशन का बारे में मुझे पता है, डिफरेंशिएशन का पता है कि क्या है इसका, सपोज वो स्मॉल fx है, तो अगर मैं स्मॉल fx को इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे पास कैपिटल fx ही कैलकुलेट होके आना चाहिए। यही ये स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सपोज मैं बात करता हूं कि सपोज मेरे पास जो fx है दैट इज x स्क्वायर। सो आई नो वेरी वेल इसका आपका डिफरेंशिएशन क्या होगा, d और dx ऑफ fx क्या होगा, you know very well this is the differentiation of this function is 2x। तो
तो ये स्टेटमेंट कहता है कि अगर मैं 2x का मीन्स स्मॉल एफ एक्स ये हो गया ना मेरे पास अब, कि अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास एफ एक्स ही आना चाहिए, मीन्स एक्स स्क्वायर। ओके, सिर्फ ये स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड। अब देखते हैं, लेकिन यहां पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। वो कंफ्यूजन क्या क्रिएट हुआ कि आप मुझे बताइए कि अगर कैपिटल एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन तो आपका अभी भी तो 2x ही है। सिमिलरली अगर आपका कैपिटल एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो भी इसका डिफ्रेंसिएशन आपका 2x है। तो अब मैं कंफ्यूज कि अगर ये जो 2x का इंटीग्रेशन मैं करूं, तो आपका ये फंक्शन आना चाहिए, कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू ये है कि ये है। कंफ्यूज हो गया मैं अब। तो कैसे डिसाइड करें? तो बेसिकली इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं एक आर्बिट्री कांस्टेंट। मींस जब भी हम किसी फंक्शन को स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास आपका कैपिटल एफ एक्स तो आएगा ही आएगा, प्लस साथ में एक आर्बिट्री कांस्टेंट में यूज करता हूं। सपोज इसको बोला गया सी, एंड दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, डेफिनेट इंटीग्रल में हमें ये नहीं करना होता, बट इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम जब भी कंप्लीट प्रोसेस कर लेंगे, कंप्लीट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स की इंटीग्रेट कर लेंगे स्मॉल एफ एक्स को, तो लास्ट में एक आर्बिट्री कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे। ओके, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम कांस्टेंट की ही तो थी कि ये 1 है कि 2 है कि 0 है। यहां पे 0 है ना, 0 है। तो ये कांस्टेंट को, इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए मैंने एक कंसीडर कर लिया कि आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड कर देते हैं इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के बाद। ओके, सो दिस इज द सिंपल इंफॉर्मेशन विच दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट प्रोवाइड। ओके, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम बहुत सिंपल से फार्मूले हैं, उनको एज ए फार्मूला भी आप यूज करेंगे, हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, suppose integration of x raised to power n plus 1 upon n plus 1 dx, इसका इंटीग्रेशन आपका क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा x raised to power n plus c प्लस सी। नहीं, एक सेकेंड। सो अभी मैंने बताया आपको इंटीग्रेशन। बेसिकली सपोज करिए आपके पास फंक्शन है कैपिटल एफ एक्स, सपोज है एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, तो इसका डिफ्रेंसिएशन वी नो वेरी वेल, इसका डिफ्रेंसिएशन आने वाला है जैसे हम जानते हैं कि एक्स रे, सपोज ये है एक्स रेज टू पावर n एफ एक्स। तो अगर एफ एक्स का मैं डिफ्रेंसिएशन करूं डी ओवर डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स, तो ये मेरे पास आने वाला है n एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। ओके, सो यहां पे स्मॉल एफ एक्स मेरा क्या रहा? ये आपका क्या हो गया? स्मॉल एफ एक्स हो गया। इस कांस्टेंट को मैं इधर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। इसको मैं थोड़ा और कर लेता हूं कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन n इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये मेरा क्या है आपका? ये मेरा वो फंक्शन है जिसका डिफ्रेंसिएशन मुझे नोन है, और इसका डिफ्रेंसिएशन ये आया। तो ये कैपिटल एफ एक्स है और ये स्मॉल एफ एक्स है। तो मीन्स ये इंडिकेट करता है कि अगर मैं एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 को इंटीग्रेट करूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन आएगा ये आएगा आपका एफ एक्स अपॉन n, और एफ एक्स की वैल्यू मैंने ली थी आपकी, दिस इज एक्स रेज टू पावर n अपॉन n। ओके, नाउ अगर यहां पे मैं रिप्लेस कर दूं n माइनस 1 को रिप्लेस कर देते हैं n से,
तो आपका ये इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर, अगर मैंने n माइनस वन को n से इंटीग्रेट किया तो n को किससे रिप्रेजेंट किया, n प्लस वन से। जैसे मैंने यहाँ पे 1 प्लस वन कर दिया तो इसमें भी प्लस वन मीन्स n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और आर्बिट्री कांस्टेंट तो मुझे ऐड करना ही होगा प्लस सी। तो बेसिकली ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c. Okay students, means the integration of x square is into dx with respect to x is क्या होगा, you can see there the value of n is 2, तो ये होगा आपका x raised to power 2 plus 1 upon 2 plus 1 plus arbitrary constant c and that is equal to x cube by 3 plus c. Now you can see अगर मैं x cube by 3 को डिफ्रेंशिएट करूं तो मेरे पास x स्क्वायर ही आना है. ओके, सो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम इस तरह यूज कर सकते हैं बेसिक फार्मूला को ड्राइव करने के लिए, डिजाइन बताने के लिए बेसिक फार्मूला क्या है. ठीक है, तो जैसे आप देखते हैं ये आपके बेसिक इंटीग्रेशन के फार्मूले की, एज यू नो वेरी वेल द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कोस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स इज साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट. इनको हम सिंपली इसी तरह देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें कि अब मैंने लिखा है कि आप मुझे बताइए कि माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस. ये वैल्यू आएगी, यू नो वेरी वेल, कॉस एक्स का आपका डिफ्रेंसिएशन ये हो जाएगा माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, एंड आई नो वेरी वेल कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स. तो अगर मैं माइनस कोस एक्स प्लस सी को डिफ्रेंशिएट करूं तो मेरे पास साइन एक्स ही आता है. ठीक है ना, इसमें प्लस सी भी कर लेते हैं क्योंकि प्लस सी का जो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो जीरो होता है, तो आपका ये साइन एक्स आएगा. सो वी कैन से दैट कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस एक्स प्लस सी. ओके, बिकॉज माइनस कोस एक्स प्लस सी का डिफ्रेंशिएशन क्या है, साइन एक्स है. सिमिलरली आप मुझे बताइए कि कोसेक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स होता है. सो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी और डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी क्या होगा, इट इज सिंपल कॉस एक्स प्लस जीरो, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है. दैट्स वाई कोस एक्स का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, ये होगा साइन एक्स प्लस सी. तो रिवर्स इनवर्स ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके हम बहुत सारे डेप्थ फार्मूला है जिनको ड्राइव कर सकते हैं. ठीक है, अभी मैंने आपको जो बताया था यहाँ पे डेरिवेशन का, यहाँ पे ये वैल्यू तभी पॉसिबल है जब आपका x की n की वैल्यू -1 नहीं, डज नॉट इक्वल टू -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका x n की वैल्यू -1 हो जाएगी तो आपका ये बन जाएगा 1/x. सपोज आपका मीन्स वी वांट टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx. ठीक है, तो n की वैल्यू में इसके लिए आप क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला आपका आता है एज वी नो कि ln मीन्स नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन प्लस सी. इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x प्लस 0 मीन्स 1/x. दैट्स वाई आई कैन से दैट कि आपका जो इंटीग्रेशन होगा 1/x का विद रेस्पेक्ट टू x वो होगा नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी. ओके, सो इस छोटे से कॉन्सेप्ट को यूज करके हम बहुत सारे फंक्शन ड्राइव कर सकते हैं. जैसा कि अभी आपके सामने है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस सी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन फाइंड द दिस वन. हम इसको देखते हैं कि अभी मैंने देखा कि यहाँ पे दिया कि वी वांट टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. इसका इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं. तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव जो है डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, सो सिमिलरली 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x होगा साइन इनवर्स x
प्लस सी। सो स्टूडेंट्स, हम इस तरीके से इस स्टेटमेंट को कि आपका डिफरेंशिएशन जो है और इंटीग्रेशन जो है एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेशन है, इस स्टेटमेंट को यूज करके बहुत सारे आपके फार्मूलाज हैं, इनको हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं प्रूफ तो नहीं कहूँगा, इनको ड्राइव तो नहीं कहूँगा, वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका एक ये भी है, आप देखते हैं यहाँ पे tan x का डेरिवेटिव, तो tan x का इंटीग्रेशन हमने किया। सपोज वी वांट टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ tan x with respect to x, and it is given that it is log on base e natural log mod of sec x and plus c, ये आपका यहाँ पे है। ओके, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, एक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ टू सोल्व इंटीग्रेशन एंड वन इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वहाँ पे हम इसको ड्राइव करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ वेरीफाई करता हूँ इसको कि अगर tan x का इंटीग्रेशन मेरे को बताया गया कि ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी तो tan x होना चाहिए। नाउ वी कैन सी रिवर्स कि आपका इसका डिफरेंशिएशन निकालता हूँ, मीन्स डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग ऑन बेस ई मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्या इसका डिफरेंशिएशन tan x आता है? अगर आता है तो वो स्टेटमेंट सही है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेशन है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर मैं इसको करूंगा, यहाँ पे मैं आपका कौन सा रूल यूज करूंगा? चेन रूल। तो ये आएगा आपका log of mod of sec x का 1 upon sec x and plus 0। ओके, बिकॉज 1 upon sec x इंटू sec x का होता है sec x, सॉरी यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा किया, हाँ ये होगा आपका sec x, जैसे आया sec x इंटू देन डी ओवर डी एक्स ऑफ sec x विच इज sec x इंटू tan x एंड प्लस 0। तो sec x से sec x तो कैंसिल एंड इट इज इक्वल टू tan x। यस, ये आना भी चाहिए था, tan x। तो अगर आपका लॉग नेचुरल लॉग sec x प्लस c का डिफरेंशिएशन tan x है, तो tan x का इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग sec x प्लस c होगा। ओके, सो इस तरीके से हम इनको देखते हैं। इस लेक्चर में मैंने यही डिस्कस किया कि इंटीग्रेशन क्या है और हाउ वी कैन से दैट इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन।